कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले 74 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच में चला आ रहा है। कश्मीर इशू ने दोनों साइड्स के बहुत से घरों को बर्बाद किया है। पर अगर हम 1947 से लेकर 2021 तक एक एनालिसिस करें तो इससे एक बात साफ साफ दिखाई देती है कि कश्मीर इशू ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जहां एक और भारत आज ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कर्ज में डूबा एक देश है। अगर पाकिस्तान चाहता तो वो भारत से जल्दी डेवलप हो जाता। कम आबादी वाला देश था, जिस तरह जापान साउथ कोरिया डेवलप हुए हैं वैसे पाकिस्तान भी डेवलप हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान जज्बातों में बह गया, जिसका परिणाम आज वो खुद भुगत रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि 74 सालों में कैसे कश्मीर इशू ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था तब महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि बंटवारे के बाद कश्मीर ना तो भारत में शामिल हो और ना ही पाकिस्तान में, पर जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम आबादी वाला कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने एक समझौता भारत और पाकिस्तान के सामने रखा कि कश्मीर, दोनों देश भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार जारी रखेगा पर कश्मीर किसी भी देश में शामिल नहीं होगा। अब इससे पहले यह समझौता हो पाता कि जिन्ना जज्बातों में बह गए और कश्मीर पे हमला कर दिया। फिर महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने महाराजा हरि सिंह के सामने प्रस्ताव रखा कि भारत तभी आपकी मदद कर पाएगा जब कश्मीर भारत में शामिल होगा। तो महाराजा हरि सिंह ने भारत की बात मान ली और 26 अक्टूबर 1947 में भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया। पाकिस्तान ने इस पे आपत्ति जताई और ये कहा कि ये ट्रीटी कश्मीर लोगों के मर्जी के खिलाफ है, पर यह ट्रीटी पूरी तरह से कानूनी थी और ये ट्रीटी आज UN भी मानती है। इंस्ट्रूमेंट साइन होने के बाद भारत ने अपनी सेना को पाकिस्तान से लड़ने के लिए कश्मीर में भेजा और इसी के साथ भारत पाकिस्तान की पहली कश्मीर की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में पाकिस्तान की हार हुई। भारतीय सेना ने कश्मीर की घाटी को पाकिस्तान से बचा लिया। एक बात और, बहुत से पाकिस्तानी भावनाओं में बह के ये कहते हैं कि 1948 की जंग पाकिस्तान ने जीती थी। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान ने ये जंग जीती होती तो आज दोनों देशों के मैप का डिजाइन ही अलग होता और अभी तक ये कश्मीर वाला नाटक पाकिस्तान की तरफ से खत्म हो चुका होता। खैर, फिर उसके बाद इस इशू को लेकर भारत 1948 में यूनाइटेड नेशन गया। कश्मीर इशू को देखते हुए यूनाइटेड नेशन में एक कमीशन बैठाया गया जिसका नाम यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान रखा गया। इसमें कुल 5 लोग शामिल थे। इन 5 लोगों ने 1948 में कश्मीर का दौरा किया और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन लाया गया। इस रिजोल्यूशन में 3 कॉन्सिक्वेंशनल नॉन बॉन्डिंग स्टेप थे। कॉन्सिक्वेंशनल नॉन बॉन्डिंग स्टेप का मतलब यह होता है कि तीनों शर्तों में यदि पहली शर्त मानी गई तो ही दूसरी और तीसरी शर्त मानी जाएगी। अगर पहली शर्त नहीं मानी गई तो बाकी की दोनों शर्तें नहीं मानी जाएंगी। ये तीनों स्टेप्स क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले रिजोल्यूशन में यह था कि पाकिस्तान को कश्मीर से अपनी सेनाएं तुरंत हटानी होंगी। दूसरे रिजोल्यूशन में भारत को सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए कम से कम सेना कश्मीर में रखनी होगी। इन दोनों रिजोल्यूशन के बाद तीसरे रिजोल्यूशन में UN कश्मीर में लोगों का मत जानने के लिए प्लेबिसाइट कराती। पर 1948 से पाकिस्तान ने अपनी आर्मी कश्मीर से नहीं हटाई है, जिसकी वजह से आगे की 2 शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और यही मेन वजह है जिसके कारण UN कश्मीर इशू में पाकिस्तान की हेल्प नहीं करता है। अगर पाकिस्तान 1948 में ये स्टेप मान लेता तो कश्मीर इशू कब का सॉल्व हो गया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 1948 में कहा कि अगर हमने अपनी आर्मी कश्मीर से हटाई तो भारत कश्मीर पे हमला करके उसे हड़प लेगा। पर प्रैक्टिकली सोचे तो ये चीज उस समय पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि भारत को आजादी मिले साल भर भी नहीं हुआ था। अगर भारत कश्मीर पे हमला करता तो उस समय यूनाइटेड नेशन आराम से भारत की बैंड बजा देता, क्योंकि भारत उस समय कुछ नहीं था, ना इकोनॉमिकली स्ट्रांग था ना मिलिट्री, तो भारत को ये स्टेप मानना ही पड़ता। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि भारत ही पहला देश था जो कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में लेके गया था। तो ये कहना कि भारत कश्मीर पे हमला करेगा ये बात बेबुनियाद थी और ये बात यूनाइटेड नेशन को भी पता थी। अगर आपको मेरी ये बात झूठी लग रही है तो आप खुद जाके यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। तो जरा आप खुद सोचो कि अगर पाकिस्तान ने पहले कश्मीर में हमला ना किया होता तो आज कश्मीर एक अलग ही देश होता। इसके अलावा अगर पाकिस्तान ने 1948 में यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन मान लिया होता तो कश्मीर इशू उस समय भी सॉल्व हो गया होता, पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। पाकिस्तान सारे युद्ध हारा है, अब चाहे वो माने या ना माने। 1971 के युद्ध में तो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था।
तो युद्ध से पाकिस्तान आज तक कश्मीर को नहीं ले पाया है। नहीं, अभी ताली मत बजाओ, आपने सुना नहीं अभी, जब सुनोगे हिल जाओगे। फ्यूचर की बात करें तो अब पाकिस्तान भारत के साथ एक कन्वेंशनल वॉर नहीं कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालात बहुत खराब है। अगर पाकिस्तान 2 दिन भी जंग करता है तो उसकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी, और ये बात भारत और पाकिस्तान दोनों जानते हैं। हाँ, पर पाकिस्तान के मिनिस्टर और आर्मी जनरल अपने देश के लोगों को तसल्ली देने के लिए ये बोल देते हैं कि हम न्यूक्लियर देश हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के समय में कोई भी देश न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता है। अगर पाकिस्तान को न्यूक्लियर अटैक करना होता तो 1999 में जब पाकिस्तान कारगिल युद्ध हार रहा था तब पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता था, पर उसने नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को यह पता है कि भारत की न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। भारत एरिया के चलते न्यूक्लियर अटैक सरवाइव कर लेगा, पर पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। देखो, अगर आपने एक एटम बम मारा तो आप अपने ऊपर मुसीबत लाएंगे, वो 20 मार के आपको खत्म कर देंगे। अब जब पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई में नहीं जीत पा रहा था तो उसने टेररिज्म का साथ लिया, कश्मीरियों को भड़काना चालू किया, हिंदू मुस्लिम चालू किया, कश्मीर में मुजाहिदीन भेजे, जिसका असर हमें साल 1990 से 1992 के बीच में कश्मीरी पंडितों के रूप में देखने को मिला। फिर उसके बाद पार्लियामेंट अटैक, मुंबई अटैक, पुलवामा, उड़ी जैसे टेरर अटैक देखने को मिला। पर आर्टिकल 370 हटने के बाद से पिछले 2 सालों से कश्मीर में कोई भी आतंकी हमला देखने को नहीं मिला है। कश्मीर इशू के चलते पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान कर्ज में डूबता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट गिरता जा रहा है, इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं, करप्शन बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में ग्लोबल कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भी नहीं बढ़ रही है। 2019 में ये गिर के 1.9% पे आ गई थी। 2020 में कोरोना के चलते पाकिस्तान की ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई थी। 2020 में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट -0.4% थी। 2021 की ग्रोथ रेट 1.4% प्रिडिक्ट की गई है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इमरान खान ने 3.94% बताई है। तो देखो, इस चीज को लेकर पाकिस्तान में खुद बवाल हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जो फिगर इमरान खान की पार्टी ने बताया है वो गलत है। ये इमरान खान की पार्टी का इलेक्शन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि अप्रैल में जब पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ने आईएमएफ को बजट स्ट्रेटेजी पेपर शेयर किया था तब उसमें पाकिस्तान की सरकार ने 2021 की ग्रोथ रेट 2.9% एस्टिमेट की थी। पर कुछ हफ्तों के बाद पाकिस्तान की सरकार अब ग्रोथ रेट 3.9% बता रही है, जबकि पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2021 में 2.8 से 3% के बीच में प्रिडिक्ट की है। आईएमएफ ने 2% प्रिडिक्ट किया और वर्ल्ड बैंक ने 1.5% 2021 की ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2021 में 2% प्रेडिक्ट की है। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है, जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि झूठ से गाड़ी चल जाएगी। वो जमाना चला गया है, उनको पता नहीं है। आज लोगों को जानकारियां पाने का अनेक रास्ते मिल गए हैं, अब झूठ चलता नहीं है। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार अगर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी वापस से रिवाइव करनी है तो उसे नेक्स्ट 30 इयर्स कम से कम 7 से 8% के बीच में ग्रो करना होगा। और अगर पाकिस्तान 7 से 8% के बीच ग्रो नहीं करता है तो आने वाले 30 सालों में पाकिस्तान में गरीबी, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आने वाले 30 सालों में पाकिस्तान की आबादी आज से जस्ट डबल होगी। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 383 मिलियन होगी, मतलब 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 38 करोड़ से ज्यादा होगी। और ये सारी रिसर्च किसी भारतीय ने नहीं की है, ये सारी रिसर्च पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने की है। इसके अलावा इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरदर्द कर्ज है। पाकिस्तान का कर्ज साल दर साल बढ़ता जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का टोटल पब्लिक डेट 2018 में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से पहले 29,879 बिलियन पाकिस्तानी रुपए था, जो 2021 में ये बढ़ के 45,470 बिलियन पाकिस्तान रुपए हो गया है। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि इमरान खान सही काम कर रहा है, तो जरा ये बात बताओ कि ये कौन सा लॉजिक है कि कर्ज को कम करने के लिए और कर्ज लिया जाता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। इसके अलावा आर्टिकल 370 हटने के बाद इमरान खान जज्बातों में बहुत ज्यादा बह गए। भारत के साथ उन्होंने ट्रेड बंद कर दी, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान की ग्रोथ रेट में देखने को मिला है। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट गिर गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सी चीजों की प्राइस भी बहुत बढ़ गई है।
पाकिस्तान के लोगों ने यह नोटिस भी किया होगा कि 2018 से पाकिस्तान में महंगाई एकाएक बढ़ गई है और इसका मेन रीजन पाकिस्तान की भारत के साथ ट्रेड बंद होना है। पहले जो सामान पाकिस्तान में भारत से आता था वो अब दूसरे देशों से घूम कर आ रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान में कंज्यूमर गुड्स की प्राइस बहुत बढ़ गई है। कश्मीर इशू के चलते आज पाकिस्तान ग्लोबली आइसोलेट हो चुका है। एग्जाम्पल देता हूँ, 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया। उस दिन से इमरान खान का दिमाग हिल गया। भारत से कहा कि अपने हाई कमिश्नर को पाकिस्तान से वापस बुला ले। समझौता ट्रेन को रोक दिया। कश्मीर के नाम पर हर फ्राइडे लोगों से प्रोटेस्ट करवाना शुरू किया। अपनी पार्लियामेंट में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। पाकिस्तान कश्मीर इशू को UNSC में लेके गया, पर पोलैंड ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। 2 साल हो चुके हैं कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे। पाकिस्तान ने इन 2 सालों में सब कुछ करके देख लिया। मिला क्या पाकिस्तान को? अब जब पाकिस्तान के पास करने को कुछ नहीं बचा है तो उसने इस्लामाबाद की रोड पे मोदी डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस के बैनर लगा दिए। यार सही बताओ तो जब पहली बार मैंने ये देखा तो मुझे बहुत हंसी आई थी। एक रीजन पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। पाकिस्तान में अब धीरे धीरे इमरान खान का चार्म कम होता हुआ दिख रहा है और इसके बहुत से रीजन हैं। इमरान खान पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहे हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज ये भी ले रहे हैं, भारत के साथ रिलेशन बहुत खराब हो चुके हैं, कश्मीर के चक्कर में बहुत से देशों से रिश्ते खराब हो चुके हैं, आर्टिकल 370 इनके टेन्योर में हटा है। तो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इमरान खान कुछ कुछ दिनों में कश्मीर इशू को अपने लोगों के सामने उठाते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीन अटक जाती है तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। पाकिस्तानी कहते हैं कि कश्मीर हमारे जज्बातों से जुड़ा है, अच्छी बात है, पर आज के समय में जज्बातों से घर नहीं चलता है। आज पाकिस्तान अपनी हालातों के लिए खुद जिम्मेदार है। कश्मीर के चक्कर में सभी जंग हार गए, अपना एक हिस्सा खो दिया, टेररिज्म बढ़ाई, जिसके चलते पाकिस्तान में पॉवर्टी और करप्शन बढ़ी है और अब पाकिस्तान कर्ज में डूबता जा रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।